नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स जहां देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर मैं उपस्थित हो जाता हूं और इससे मेरा प्रयास होता है कि आपके आगामी परीक्षाओं में इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। दोस्तों, आज जीआईसी का एग्जाम है तो काफी सारे स्टूडेंट जो हैं जीआईसी के एग्जाम भी देने गए हैं या देने जा रहे हैं। ठीक है, उन सभी को मेरी शुभकामना है कि आप अपने एग्जाम को बेहतर दीजिए और अपना जो एक लक्ष्य आपने विकल्प बी चुन कर रखा है उसको भी आप पूरा कीजिए। ठीक है, तो सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन है और फटाफट क्लासेस को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। अगर वीडियो पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लासेस का लाभ आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, ये जो क्लास है इसका सोर्स है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार पत्र जो है इसके स्रोत है। और यहाँ से हम समाचारों को विश्लेषित करते हैं जो कि आपकी परीक्षा के हिसाब से जो है अति महत्वपूर्ण होंगे, आपके परीक्षा में जो है वो आपको सहायक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के दिन का। और आज के दिन की शुरुआत आज के मोटिवेशनल कोट से है। तो क्या है आज का मोटिवेशनल कोट? आपके स्क्रीन पर आज का मोटिवेशनल कोट है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दोस्तों, जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं कई लोगों को नींद आने लगती है, कई लोगों को उबाऊपन लगने लगता है, कई लोगों को लगता है यार कब तक पढ़ें, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यार कब तक पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि यार मुझे हिस्ट्री नहीं पसंद है, मुझे ज्योग्राफी नहीं पसंद है, मुझे ये विषय नहीं पसंद, मुझे वो विषय नहीं पसंद, मुझे तो केवल यही विषय पढ़ना है, बाकी सारे विषय जो है ठीक है। दोस्तों, आप ध्यान रखिए, जो विषय सबसे ज्यादा आपको बोरिंग लगती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक आपको सबसे ज्यादा बोरिंग लगते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से आने वो आपको मिलेंगे, है ना। ये सत्य है। आप पुराने भी जो भी क्वेश्चन पेपर जो होंगे एग्जामिनेशन के, किसी भी एग्जाम के, उसको उठाइएगा और उसमें प्रश्नों पर आप जाइएगा तो देखिएगा यार ये तो टॉपिक सबसे बेकार, सबसे बोरिंग था। ठीक है ना। और इससे आपको क्या होता है कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो एक तरह से मुझे मानसिक पीड़ा दे रहा है, तो मुझे दर्द दे रहा है और इस दर्द को मैं झेल नहीं पाऊंगा, अब मेरे बस की बात नहीं है इस दर्द को झेलना। यार किताबें बंद करो, रखो, चलो कहीं घूमने फिरने चलते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी में कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो उसी पढ़ाई, उसी दर्द, उसी बोरिंग चीजों को लेकर अगर बैठा रहे और उसको वो लगे कि नहीं, जितने भी बोरिंग हो, जितना भी दर्द हो, जितनी भी मानसिक पीड़ा दे, लेकिन मुझे इसे पढ़ना है और उस दर्द को सहता है, तो विश्वास कीजिए दोस्तों कि वही दर्द जो है उसे भविष्य में सबसे मजबूत बनाता है। कहा जाता है कि कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो कि आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं, और शिक्षा एक ऐसी पीड़ा है, पढ़ाई एक ऐसी पीड़ा है जो कि हमेशा आपके भविष्य को मजबूत बनाती है। सोने को भी चमकने के लिए तपना पड़ता है, हीरे को भी चमकने के लिए जो है दोस्तों घिसना पड़ता है। तो आपके जीवन में आपको हीरा, सोना या अन्य बहुमूल्य रत्नों की तरह चमकने के लिए क्या होगा? आपको तपना होगा, आपको घिसना होगा, आपको पीटना होगा, है ना। तो ये सारी पीड़ाएं आपके जीवन में आएंगी और जो इन पीड़ाओं को झेल लेता है, जो इन पीड़ाओं के साथ अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ जाता है, वो हमेशा जो है जीवन में सफल होता है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सुने जिसको आप अनुसरण करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जिनको अपना आइडियल बनाते हैं, आज तक आपको जीवन में कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिन्होंने बहुत ही आसानी से जो है प्रसिद्धि प्राप्त की है। उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है। हो सकता है सबके स्ट्रगल अलग, सबके जो जीवन में जो मुश्किलें आए हैं वो सबकी अलग हो। मेरी मुश्किलें कुछ और होंगी, आपकी मुश्किलें कुछ और होंगी, और जो सफल व्यक्ति है, जो आपका रोल मॉडल है, उसकी मुश्किलें कुछ और होंगी, लेकिन मुश्किलें हैं, है ना। उन सारे मुश्किलों के साथ जो जूझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और इन मुश्किलों के साथ जूझना हमें पड़ेगा, तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, है ना। और इस समय आपकी मुश्किल क्या है? इस समय जिसको आप सबसे ज्यादा मुश्किल चीज समझते हैं वो है आपकी पढ़ाई। ठीक है, तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के साथ कभी भी दूरी ना बनाएं, और ये जो दर्द है आपकी पढ़ाई का, ठीक है ना, इस दर्द को लेते रहिए। जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को आप झेलते रहेंगे दोस्तों, तो कल यही दर्द जो है वो सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाएगी और आप सबसे जो है ताकतवर
सबसे प्रतिभावान, सबसे मजबूत होकर दिखाएंगे। तो ये आज का मोटिवेशनल कोट था दोस्तों आपके स्क्रीन पर, और कैसा लगा आज का मोटिवेशनल कोट जरूर बताएं। आलोक पांडे, प्रदीप कुमार, अमरजीत सिंह, प्रीति पोयम और सुषमा सिंह, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को और देखते हैं आज का पहला न्यूज क्या है। तो दोस्तों आज का पहला न्यूज आपके स्क्रीन पर जो है वो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले से। अब आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ऐसा क्या घटना घट गया? तो दोस्तों ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड कॉलम है और वहां से लिया न्यूज है। हाउ अ गुप्ता एरा टेम्पल इन एटा हैज पुट फोकस बैक ऑन शंख लिपि स्क्रिप्ट। ठीक है ना। तो गुप्तकालीन मंदिर के जो अवशेष हैं वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मिले हैं। ठीक है, चलो ठीक है भैया, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आपको गुप्तकालीन अवशेष मिल गए हैं, लेकिन एक लिपि भी मिली है जिसको कि हम शंख लिपि कहते हैं। अच्छा, आज की क्लास जो है ना, आज की क्लास में आपको क्लास के बाद जो है, क्योंकि आज संडे है तो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग आकांक्षा। ठीक है ना, तो आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे क्लास के लास्ट में, तो उस पर भी आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ क्लासेस को शेयर कीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठाएं। चलिए हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि गुप्तकालीन मंदिर के जो अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में ASI कहते हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गांव है जिसका नाम है बिलसर। बिलसर में इन्होंने 5वीं शताब्दी के गुप्त काल के प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की। 1928 में ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा बिल शहर को संरक्षित स्थल जो है वो घोषित किया गया था, यानी कि माना गया था कि यहाँ जो है हमें काफी प्राचीन अवशेष जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है ना, ये यहाँ जो स्तंभ मिले हैं कहाँ? आपके एटा में जो बिलसहर गांव है, यहां जो स्तंभ मिले हैं जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तरह जो है संरक्षित क्षेत्र था। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो यहां खुदाई में जो है वो गुप्त वंश के शक्तिशाली शासक यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के जो है समय के 2 स्तंभ जो मिले हैं, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। और इसमें जो लिपि उल्लिखित है वो शंख लिपि है। शंख लिपि का अर्थ है कि ये लिपि जो है वो शंखनुमा, शंख आप जानते हैं, आपके घर में शंख है जो कि बजाया जाता है पूजा के समय। ठीक है ना। तो इसके आकार की लिपि में जो है यहाँ शिलालेख जो है वो देखने को मिले। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो मंदिर जो है वो रॉक कट मंदिर है। रॉक कट मतलब कि चट्टानों को, बड़े बड़े जो चट्टान है उनको कट करके, ठीक है ना, मंदिर का निर्माण किया गया है। और सर्वप्रथम गुप्तों की जो ये संरचनात्मक मंदिर का जो निर्माण है जो कि इस क्षेत्र में मिला है वो आपका प्राचीन रॉक कट प्रणाली से। शिलालेख की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये शिलालेख जो है वो महेंद्र द्वितीय से संबंधित जो है वो माना जा सकता है, जो राजा कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि से जो थे संबंधित है, जिन्होंने अपने शासन के दौरान अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक आप लोग चर्चा कर रहे हैं ये आपका प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह की जो शिलालेख वाले जो अश्व मूर्ति हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस स्तंभ के माध्यम से, इस मूर्ति के माध्यम से जो है ये जो राजा थे जिनका नाम महेंद्रदित्य था, जिनको कि कहा जाता है कि इन्होंने कुमारगुप्त की जो है प्रथम की इन्होंने उपाधि ली थी और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ऐसा ही जो शिलालेख है, ऐसा ही जो आपको मूर्ति है वो लखनऊ के राजकीय संग्रहालय में भी रखा हुआ है। और ये अश्वमेध यज्ञ जो है वह वैदिक धर्म के शौत परंपरा का एक अश्व बलि का अनुष्ठान है। ठीक है ना। इसमें अश्व यानी कि घोड़ों की बलि देने की बात की गई है। इस खोज के लिए ये जो खोज है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि अभी तक केवल 2 गुप्तकालीन संरचनात्मक मंदिर हमें पाए गए हैं। एक आपका देवगढ़ में है जो कि दशावतार मंदिर है और दूसरा आपका कानपुर में है जो कि भीतरगांव मंदिर है, जो कि अभी तक जो है ये जो मंदिर है ये 2 गुप्तकालीन मंदिर अभी तक पाए गए हैं। कौन कौन से? एक दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है और दूसरा भीतरगांव मंदिर जो कि कानपुर देहात में है। ठीक है ना। कानपुर देहात जिले में ये 2 मंदिर जो हैं अभी तक पाए गए हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है ये नई खोज जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बिसलगढ़ गांव में जो मिला है ये भारतीय पुरातत्व के लिए जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम बात करें, हमने कहा कि यहाँ जो
मूर्ति मिली, यहाँ जो आपके स्तंभ मिले हैं, इस स्तंभ के ऊपर जो लेख हैं वो शंख लिपि लेख हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये शंख लिपि लेख आपका जो लिपि है, ठीक है ना, ये होती कैसी है। तो शंख लिपि के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो ये शेल स्क्रिप्ट भी इस लिपि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शेल स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। और इसमें उत्तर मध्य भारत में शिलालेखों में इस प्रकार की लिपि जो है वो पाई जाती है, जो कि 4वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच की कालावधि की ये लिपि कही जाती है। शंख लिपि और ब्राह्मी दोनों ही शैलीबद्ध लिपियां हैं। कौन कौन सी लिपि? एक आपकी शंख लिपि और दूसरी जो है ब्राह्मी। ये दोनों जो लिपियां हैं वो क्या है? आपकी शैलीबद्ध लिपि हैं, जिनका उपयोग मुख्य रूप से जो है नाम या हस्ताक्षर के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता था। शिलालेखों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्णों की एक बहुत ही छोटी संख्या हो, जो कि यह प्रदर्शित करती है कि शिलालेखों का नाम जो है या शुभ प्रतीक जो है वो दोनों के लिए संयोजन है। इसके खोज के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो इसका खोज जो है वो अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसप ने जो है वो सबसे पहली बार किया था। कब? 1836 में, जो कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है बाराहाट, ठीक है ना, तो सॉरी उत्तराखंड में एक स्थान है जिसका नाम है बाराहाट। बाराहाट में जो है ये आपको ये सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने 1836 में एक त्रिशूल खोजा था, पीतल का त्रिशूल। तो सबसे पहला जो है इसका खोज जो किया गया था। शैल शिलालेख के बारे में अगर हम बात करें, तो इससे संबंधित जो स्थल है आपका बिहार में एक जगह है मुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में जो मानसर है, और गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ गुफा स्थल है जो कि इस शैल शिलालेख से संबंधित है, ठीक है ना। इस तरह के जो शिलालेख हैं दोस्तों वो भारत के बाहर अगर हम बात करें, इंडोनेशिया, जावा और बोर्नियो में भी देखने को हमें मिलते हैं। दीपूराज, अनिल राज, स्वागत है। दीपू कुमारी, अनिल राज, आपका स्वागत है। आप लोग शेयर कर रहे हैं ना। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक, कुमारगुप्त से संबंधित टॉपिक, और ये शंख लिपि के बारे में आप लोग सुन रहे हैं, और इससे आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का भी टॉपिक जो है वो तैयार हो रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने कहा कि महेंद्रद्वितीय से संबंधित जिन्होंने कुमारगुप्त की उपाधि ली थी और इन्होंने सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो भैया कुमारगुप्त प्रथम थे कौन? तो दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, और उनका शासन काल की अगर हम बात करें तो 414 से लेकर 455 ईस्वी के बीच में इनका शासन काल था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसकी पुष्टि जो है वो इनके जो सिक्के में जो अश्वमेध का जो आकृति बना हुआ है, इसके आधार पर जो है इसकी पुष्टि हुई है। 1395 में जो सिक्के खोजे गए हैं दोस्तों, ठीक है ना, इस सिक्के का विस्तार जो है वो दक्षिण तक जो है वो देखा जाता है, और इसके माध्यम से, इस सिक्कों के माध्यम से जो अश्वमेध की आकृति बने, इस आधार पर ये पुष्टि हो जाती है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ठीक है ना। इनकी अवधि जो है कहा जाता है कि गुप्त काल में जो स्वर्ण युग है वो, ठीक है, ये इन्हीं की अवधि है। किसकी? कुमारगुप्त प्रथम की अवधि है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में कुमारगुप्त प्रथम के शासन जो है उसमें पुष्यमित्र विद्रोह और हुणों के आक्रमण से जो है ये अस्त व्यस्त हो गया था। पुष्यमित्र के विरुद्ध सफल प्राप्त करना जो है वो कुमारगुप्त के लिए जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद जो है स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में जो है वो गुप्त काल के शासक बने, और इनका शासन काल 455 से लेकर 467 ईस्वी तक था, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि 5वीं शताब्दी के मध्य में कुमारगुप्त प्रथम का शासन जो है वो पुष्यमित्र के विद्रोह और हुणों के आक्रमण से अस्त व्यस्त हो गया था, और पुष्यमित्र के विरुद्ध जो है इन्होंने सफल अभियान चलाकर जो है बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। और कुमारगुप्त के बाद जो है इनके मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त जो कि 455 ईस्वी में शासक बने, और 467 यानी कि 12 साल तक इन्होंने शासन किया। अंजलि पांडे, गुड मॉर्निंग, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुप्त साम्राज्य के बारे में हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य क्या है? तो कहा जाता है दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य का जो समय है वो 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक जो है ये उत्तरी, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। इस अवधि के बारे में बात करें दोस्तों, तो गुप्त साम्राज्य की जो अवधि है, इस अवधि में कला, वास्तुकला, विज्ञान, धर्म, दर्शन की जो है इसके लिए ये जो है ये शासन काल माना जाता है कि काफी इस शासन काल में जो है इनकी उपलब्धियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 320 से लेकर 335 ईस्वी तक का इनका शासन काल था, इनमें गुप्त साम्राज्य की तेजी से जो है वो विस्तार हुआ था। किसमें? चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल में, जिनका शासन काल कब था?
320 से 335 यानी कि 15 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। और इन्हीं के शासन में गुप्त साम्राज्य जो है वो बहुत तेज गति से जो है वो विस्तार किया था। और जल्द ही इनका जो साम्राज्य है वो संप्रभु शासक और स्वयं को स्थापित कर लिया था। इसी के साथ ही प्रांतीय शक्तियों में के 500 वर्षों के प्रभुत्व का जो है वो अंत हो गया था। और परिणाम स्वरूप मौर्य के पतन के साथ जो अशांति शुरू हुई थी वो भी जो है वो समाप्त हो गई थी। जैसे मौर्य शासन का समाप्ति हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, छोटे छोटे प्रांत स्थापित हो गए थे। लेकिन जैसे ही गुप्त साम्राज्य शुरुआत हुई तो ये छोटे छोटे प्रांतों को समाप्त करके लगभग 500 वर्ष के बाद क्या हुआ था, ये प्रांतीय शासन जो समाप्त हो गया था। और प्रांतीय शासन के बाद जो है ये इस प्रकार की शक्ति स्थापित हुई जिसका साम्राज्य जो है उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। गुप्त साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी समग्र समृद्धि के बारे में हम बात करें तो इसकी विकास की जो अवधि है वो आगामी 2.5 शताब्दियों तक जारी रही, जिससे भारत के इतिहास में एक स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इनके शासन के बारे में हम बात करें दोस्तों तो गुप्त साम्राज्य की मार्शल प्रणाली जो है वो उनकी दक्षता जो है वो जो है सर्वविदित है। और इसे बड़े राज्य और छोटे प्रदेशों के रूप में जो है वो इसे विभाजित करता है। इनके व्यापार के बारे में बात करें गुप्त साम्राज्य में तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य में सोने और चांदी के सिक्के जो हैं वो बड़ी संख्या में जारी किए गए थे, जो कि इस बात के सूचक हैं कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था कैसी थी, स्वस्थ अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि इस समय जो है अब सोचिए सोने और चांदी के सिक्के चलाए जाते थे जो कि ये बताते थे कि भैया स्वर्णिम समय चलता था। व्यापार और वाणिज्य की बात करें दोस्तों तो व्यापार और वाणिज्य जो है वो देश के भीतर के साथ साथ देश के बाहर दोनों जगह पे जो बना हुआ था। और इसमें व्यापार के जो मुख्य कौन कौन से चीजों का व्यापार किया जाता था तो रेशम का व्यापार, कपास का व्यापार, मसाले के व्यापार, औषधि के व्यापार, जो बहुमूल्य रत्नों का व्यापार, कीमती धातुओं का व्यापार, स्टील का व्यापार जो है ये सारा किया जाता था। और ये सारा जो है वो समुद्र के मार्ग से जो है व्यापार किया जाता था। गुप्त साम्राज्य में अगर हम धर्मों के बारे में हम बात करें तो धर्म की बात करें तो गुप्त सम्राट स्वयं को क्या मानते थे, विष्णु के उपासक मानते थे, वैष्णव मानते थे। ठीक है ना। और इसका मतलब है कि विष्णु जो है इनके सर्वोच्च देव हैं, वो देवता थे। फिर भी उन्होंने जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के अनुयायियों के प्रति जो है वो सहिष्णु व्यवहार रखा। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश में जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति किस प्रकार की नीति रखी गई थी, तो सहिष्णु नीति रखी गई थी, उदार नीति रखी गई थी। लेकिन गुप्त जो है वो विष्णु के उपासक थे। ठीक है, उनमें विष्णु जो है वो सर्वोच्च माने जाते थे, इसलिए वो अपने आप को वैष्णव कहते थे। ठीक है, चलिए साहित्य की बात करें दोस्तों तो इस काल के दौरान अगर हम बात करें तो इस काल में आपके जो कवि हैं, नाटककार हैं, ठीक है ना, कौन, इसमें ही कालिदास थे जिन्होंने अपनी अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में जो है, ठीक है ना, अभिज्ञान शकुंतलम यानी कि इसमें जो है एक प्रेम कथा है जिसके बारे में जो है, ठीक है ना, कालिदास ने जो लिखा। इसके अलावा कालिदास की एक और रचना जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश, कुमार संभव, ये जैसे महाकाव्य हैं कालिदास के रचित, ये सारे के सारे महाकाव्य जो हैं वो गुप्त काल के समय में रचे गए हैं। हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना और शूद्रक ने मृच्छकटिका की, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना जो है वो गुप्त काल के समय ही की थी। तो आप समझ लीजिए कि गुप्त काल में अभी आप लोग पंचतंत्र की कहानियां और ये सब पढ़ते हैं तो सारी जो है कब की है, गुप्त काल की। तो ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है ना, गुप्त काल से संबंधित है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो वराहमिहिर के द्वारा बृहत संहिता जो है वो गुप्त काल में लिखी गई थी। और खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में जो है इसका योगदान जो है किसका, बृहत संहिता का जो है वो काफी आपको पता है कि कितना अति जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रतिभाशाली गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जो कि गुप्त काल में ही आपके जो थे, इन्होंने सूर्य के ऊपर जो है सिद्धांत लिखा था। और इन्होंने जो सूर्य के ऊपर सिद्धांत लिखा था इसमें आपका ज्योमेट्री जिसको कि हिंदी में आप ज्यामिति कहते हैं, त्रिकोणमिति जिसको कि इंग्लिश में आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और ब्रह्मांड विज्ञान के कई पहलुओं को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। शंकु के द्वारा भूगोल के क्षेत्र में कई सारी जो रचनाएं हुई थी वो गुप्त काल में ही की गई थी। गुप्त काल के वास्तुकला के बारे में बात करें दोस्तों तो गुप्त काल के जो वास्तुकला है इसमें चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला के लिए जो है बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें अजंता की, एलोरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधापुरा, सिंगरिया, ये सारे जो है वो गुप्त काल के समय के जो है आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला न्यूज था दोस्तों। और ये न्यूज क्यों बना, क्योंकि हमें
उत्तर प्रदेश के एटा जिला के बिलहसगढ़ गांव में जो है वो गुप्तकालीन जो है हमें कुछ अवशेष देखने को मिले, इसलिए ये पहला न्यूज आपका बना। चलिए ठीक है, आई होप कि सभी को ये पहला टॉपिक जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना? सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, बता दीजिए। चले आगे बढ़े। इजी वे में आप लोग को ये समझ में आ रहा? अतुल मिश्रा गुड मॉर्निंग, ठीक है ना? इजी वे में समझ में आया, और बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग, अच्छा कुछ स्टूडेंट में से पूछ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स हम कहाँ तक पढ़ लें जिससे कि हमें सहयोग मिलेगा। देखो दोस्तों, एग्जाम के जो पेपर हैं हम लोग सोचते हैं कि महीने 2 महीने 4 महीने पहले बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम का जो पेपर जो है उसको जो फाइनल टच दिया जाता है वो एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले जो है वो फाइनल टच दिया जाता है, ठीक है ना? और ये फाइनल टच देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन जो है वो सेट होते हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट के 10 दिन या 15 दिन पहले के हो सकते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि 24 अक्टूबर को एग्जाम है तो आप लोग 10-12 तारीख तक के करंट अफेयर्स को तैयार करके रखिएगा, ठीक है? अगर यूपीएससी का एग्जाम है जिनका 10 अक्टूबर को है तो कम से कम 25 से 30 सितंबर के करंट अफेयर्स तक पे अपनी पकड़ बना के रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आयोग जो है वो लास्ट में टच देता है किस पे? करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों को जो चल रहा है, ठीक है ना? उस पर बात करते हैं। तो अगला न्यूज जो है उस पर हम बात करें दोस्तों, न्यूज जो है इसका सोर्स है वो बीबीसी है, बीबीसी से लिया हुआ न्यूज है क्लाइमेट चेंज, बिडेन अर्ज वर्ल्ड लीडर्स टू कट मीथेन गैस एमिशन, ठीक है ना? और ये आपका थोड़ा सा जो चेहरा है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का चेहरा दिख रहा होगा, ठीक है ना? और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है इन्होंने एक ग्लोबल मीथेन प्लेस यानी कि प्रतिज्ञा लिया कि भैया हम मीथेन का जो उत्सर्जन है उसको कम से कम करें, और इससे हम क्या करें कि जलवायु को सुरक्षित रखने में अपना जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान दें, ठीक है ना? तो ग्लोबल मीथेन प्लेस क्या है इसके ऊपर हम बात करें, ठीक है ना? तो ग्लोबल मीथेन प्लेस जो है इसकी घोषणा की गई है किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। और इन्होंने इस घोषणा के माध्यम से कहा कि इस दशक के अंत तक जो है वो मीथेन उत्सर्जन को हम क्या करें, इसमें कटौती करें, और मीथेन के उत्सर्जन यानी कि एमिशन ऑफ मीथेन जो है वो 1/3 कर दें। मीथेन के उत्सर्जन को हम क्या करें, 1/3 कर दे। और इसको करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो यूरोपियन संघ के नेतृत्व में जो है प्रयास कर रहा है कि हम मीथेन के उत्सर्जन को कम कर दें। मीथेन CH4 आप जान ही रहे हैं कहां से, मीथेन का उत्सर्जन किस क्षेत्र से होता है? जहां आपके स्वैम्प एरिया होंगे, जो आपके दलदली मार्शी क्षेत्र होंगे, है ना, वो मीथेन के। और भारत में अगर मीथेन के अन्य क्षेत्रों के मतलब अगर हम बात करें इस समय, तो इस समय जैसे बरसात का समय है, धान के खेत होगा या कहीं भी पानी जहां आपका लगा रहेगा वहां से आपको मीथेन का उत्सर्जन देखने को मिलेगा। तो ये जो घोषणा की गई है जो बिडेन के द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें इन्होंने क्या कहा? अभी आपको पता है दोस्तों कि आपका अभी COP26 का जो है वो मीटिंग होने वाला है, कब? नवंबर में। तो COP26 की मीटिंग होने के पहले, और कहां होने वाला है COP26 का मीटिंग? ग्लासगो, ठीक है ना? तो ये घोषणा जो है ये यूनाइटेड किंगडम, और ग्लासगो कहाँ है आपका? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना? तो यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में जो यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ आपका क्लाइमेट चेंज पे होने वाला है, UNFCCC की जो मीटिंग होने वाली है, 26वीं मीटिंग होने वाली है, इसके पहले जो है ये इस प्रकार की घोषणा की गई है। और इसके माध्यम से ये पाया गया है कि 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था जिसमें कार्बन एमिशन के बारे में हमने बात की थी, उसी की तरह हम क्या करें कि मीथेन के एमिशन के ऊपर भी जो है हम रोक लगाने की कोशिश करें, और इसके माध्यम से हम पेरिस समझौते के तहत कार्बन एमिशन का जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? अब आइए हम देखते हैं ये पूरा का पूरा जो समझौता हुआ था, समझौते के ऊपर हम बात करें, ठीक है ना? मतलब ये जो इन्होंने घोषणा की, इस घोषणा के ऊपर बात करें और ये हम बात करें। तो दोस्तों अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच में जो है 2030 तक एक समझौता हुआ है, और 2030 तक जो समझौता हुआ है, इस समझौते में यह कहा गया है कि 2020 के स्तर से हम क्या करेंगे कि 2030 तक जो वैश्विक मीथेन का जो उत्सर्जन है, यानी कि आपका जो ग्लोबल एमिशन ऑफ मीथेन है, ठीक है ना, उसको कम से कम 30% कम करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों देशों ने बात की है, ठीक है ना? दोनों देशों का मतलब एक यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हैं वो, और साथ में अमेरिका ने कहा कि हम मिलकर क्या करते हैं कि मीथेन के उत्सर्जन को जो है वो 10 सालों में जो है वो लगभग 30% कम करने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसा हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ठीक है? अगर विश्व ने
इस लक्ष्य को, अब देखिए, दो आपने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने माना है, अगर हो सकता है कि विश्व के अन्य देश जो है इसका अनुसरण करने लगे तो इसके फायदे क्या होंगे। विश्व के अन्य देश अगर इसका उत्सर्जन अगर अनुसरण करने लगेंगे तो 2040 तक वैश्विक तापन में 0.2 डिग्री सेल्सियस की जो है वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कि आपको पता है कि मीथेन भी क्या है, आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, क्या, मीथेन। तो अगर इन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से मीथेन का उत्सर्जन कम करेंगे, 2030 तक अगर हम मीथेन का उत्सर्जन 30% के आसपास कम कर देंगे तो 2040 तक हम क्या देखेंगे कि जो वैश्विक तापन यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हमें देख रही है इसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने ये भी कहा है कि इसका एक और भी असर पड़ सकता है, एक और भी इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। वो अच्छे परिणाम क्या हो सकते हैं कि पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में लगभग हमारा जो विश्व है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा गर्म है, उसमें भी कमी आ सकती। अब हम बात करते हैं कि मीथेन गैस होता क्या है। तो दोस्तों, मीथेन जो है वो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं, और इसको जो आप लोग लिखते हो, क्या लिखते हो, CH4 के माध्यम से इसको आप समझाते हो, है ना। तो मीथेन के बारे में आप लोग जानते ही हो, पढ़ते ही हो। तो मैंने क्या कहा कि ये क्या है, आपका सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपके एक कार्बन के साथ 4 आपके हाइड्रोजन के जो है परमाणु लगे रहते हैं। मीथेन के बारे में बात करें दोस्तों तो मीथेन जो है वो काफी ज्वलनशील है और इसका उपयोग विश्व में ईंधन के रूप में किया जाता है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन का लगभग 40% जो है वो कहां से आता है, प्राकृतिक स्रोतों से, और लगभग 60% जो है वो मानव के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें अगर हम देखें तो पशु, जैसे कि जहां पशु आपका जो कैटल होगा, जहां आपके पशु रखे जाते होंगे, ठीक है, तो वहां से भी इसका उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो खेती जो होती है, खासकर जो आपके धान की खेती, चावल की कृषि होती है, वहां हम जानते हैं कि जल को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। भाई धान के लिए तो जल की इकट्ठा आपको करना जरूरी है, वहां से मीथेन का उत्सर्जन होगा। दलदली क्षेत्रों से मीथेन का उत्सर्जन होगा, है ना। बायोमास का जो जलना है, इस आदि ये सब जो है वो प्रमुख स्रोत हैं जिससे कि मीथेन का उत्सर्जन होता है। अब इसके उत्सर्जन से जो है इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है ना, जलवायु के ऊपर इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, इसके ऊपर अब अगर हम चर्चा करें तो हमने कहा कि मीथेन जो है क्या है, आपका ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, और ये अपनी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो है वो 80 से 90% ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है। बात समझ रहे हैं, कार्बन से ज्यादा खतरनाक क्या है, आपका मीथेन है। और कितना, 80 से 90% ज्यादा खतरनाक है आपका क्या, मीथेन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में और तेजी से कमी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम मीथेन के उत्सर्जन को कम करेंगे तो हमने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है क्या, कि हम औद्योगिक काल के पूर्व के समय का जो आपका टेम्परेचर था उस टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर बना दे, तो इसमें हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, यानी कि आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल की निचली सीमा जिसको कि हम ओजोन लेयर कहते हैं। अब यहां जो ओजोन की मात्रा हमें पाई जाती है, तो जो ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है उसको भी बढ़ावा देता है, ठीक है। और बढ़ते उत्सर्जन से अगर हम देखें तो क्षोभ मंडल, ओजोन वायु प्रदूषण में जो है वो वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, क्षोभ मंडल में। अब जानते हैं एक चीज और मैं आपको बता दूं, और आप लोग को पढ़ा ही आपने ज्योग्राफी में जिन्होंने पढ़ा है या इन्वायरमेंट में जिन्होंने पढ़ा उन्हें ये जानकारी होगी कि ओजोन अगर आपके क्षोभ मंडल के ऊपर है यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में है तो वो पर्यावरण हितैषी है, लेकिन जैसे ही वो क्षोभ मंडल के नीचे आ जाता है तो क्या करता है, एक पॉल्यूटेंट का काम करता है, एक प्रदूषक का काम करता है, ठीक है। तो क्षोभ मंडल के नीचे अगर आपके ओजोन की मात्रा हो रही है तो वो क्या कर रहा है, वायु प्रदूषण में हमें वृद्धि देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो लगभग हर साल 10 लाख लोग जो है इस प्रकार के वायु प्रदूषण से जो है इनकी मृत्यु होती है, ठीक है ना। अब हम बात करें कि भैया यूरोप, आपका अमेरिका ने ये क्या किया, यूरोपियन यूनियन के साथ बात करके इस पर काम कर रहा है, ठीक है, सही है। भारत क्या कर रहा है, भारत इसमें क्या इनिशिएटिव लिया है, ठीक है ना। तो इंडियाज इनिशिएटिव ऑन ओजोन ऑन मीथेन, ठीक है ना। तो भारत की पहल क्या है मीथेन के ऊपर अगर हम बात करें तो भारत जो है वो हरित धारा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है,
हरित धारा के और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप ICAR कहते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानते हैं, इन्होंने क्या कहा है कि एक हरित धारा नामक एंटी मिथोजोनिक फीड सप्लीमेंट विकसित करने की बात की है। और इन्होंने कहा है कि इस फीड सप्लीमेंट के माध्यम से, अब ये फीड सप्लीमेंट किसको दिया जाएगा, मवेशियों को दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मवेशी यानी कि जो जानवर हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मीथेन के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका हरित धारा जो मीथेन, ये जो जानवरों को, मवेशियों को दिया जाएगा, तो इसके माध्यम से मीथेन का जो उत्सर्जन है, क्योंकि देखिए भाई जो खाना खाते हैं उसके बाद मवेशी निकालते हैं गोबर और, ठीक है, तो उसमें से मीथेन का, ठीक है, तो ये जो दिया जाएगा हरित धारा, इनके देने के बाद मीथेन का उत्सर्जन जो है उसमें 17 से 20% की कटौती जो है वो की जा सकती है, जिससे कि क्या होगा कि दूध का उत्पादन भी जो है वो मवेशियों में से ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो भारत ने ग्रीन हाउस गैस के ऊपर क्या कार्यक्रम किया है, तो इसे WARI इंडिया, एक जो गैर लाभकारी एक आपका NGO है, संगठन है, इन्होंने मिलकर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII और द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट, सोन गुड मॉर्निंग, किसके किसके साथ, WRI इंडिया जो कि एक गैर लाभकारी संगठन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है। और भारत ग्रीन हाउस गैस कार्यक्रम में उत्सर्जन को मापने को जो प्रबंधित करने के लिए उद्योग के नेतृत्व में जो है एक स्वैच्छिक ढांचा बना रहा है। यह कार्यक्रम जो है वो भारत में उत्सर्जन को कम करने, अधिक लाभदायक बनाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और टिकाऊ व्यवसायों के संगठन को जो है संचालन के लिए जो है वो प्रबंधन की जो रणनीति है उस पर काम कर रहा है। जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम योजना क्या है, तो दोस्तों इसमें 2008 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जो था वो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकार की विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, ठीक है ना, और कई समुदायों के साथ मिलकर क्या काम करना है, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो भी खतरे हैं उससे लोगों को जागरूक कराना है, उसके चुनौतियों से निपटने के लिए जो भी हम कदम उठा सकते हैं उस पर बात करना है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या करना है कि लोगों को जागरूक करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा जलवायु हितैषी रहें, जलवायु को बचाने के लिए जितना ज्यादा कार्य कर सकते हैं उस पर करें। भारत में आपको याद है दोस्तों कि आप लोग जानते भी हो, जो आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, ठीक है ना, तो BS4 के बाद आपने देखा होगा BS6 इंजन आ गया है ना। आप लोग जो मोटरसाइकिल चलाते होंगे या कार चलाते हो या जो भी गाड़ियां चलाते हो, उस पर क्या लिखता होगा, BS6 मतलब भारत स्टेज 6। तो भारत ने क्या किया कि जलवायु प्रबंधन के लिए BS6 मानदंड का भी प्रयोग किया, ठीक है ना। तो भारत के द्वारा भारत स्टेज में जो BS6 उत्सर्जन मानदंड जो अपना लिया है, ठीक है, इससे भी क्या है, जलवायु के ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं उसको कम करने के क्षेत्र में काम किया जा रहा है, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं ये वैश्विक मीथेन पहल क्या है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक निजी भागीदारी है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में मीथेन की वसूली और उपयोग के लिए जो है बाधाओं को कम करने के क्षेत्र में काम करेगा। और ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव जो है वह विश्व भर में मीथेन में ऊर्जा परियोजनाओं को प्रसारित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जो भागीदारी देशों के साथ मीथेन की वसूली और परियोजना के उपयोग में सक्षम बनाता है। और भारत जो है ये भी ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव यानी कि वैश्विक मीथेन पहल का जो है भागीदार देश है, ठीक है। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये टॉपिक था और आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ बातें जो कि अनअकैडमी से संबंधित है और बहुत ही विशेष बातें हैं, ठीक है, वो मैं आपको आपके साथ साझा कर देता हूं, जो कि कुछ बैचेस से रिलेटेड है, कुछ फीइंग में वृद्धि है उससे रिलेटेड है, और उसके बाद बचे हुए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में ही संडे है तो करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। प्रदीप कुमार, कैसा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? तो दोस्तों इस समय आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, UPPSC और UPSS से, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देखने को मिलता है। इसके लिए करना क्या है, मोबाइल में दोस्तों आप लोग अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल नंबर से इसे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप इसे अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करेंगे, आपको UPPSC गोल को चूज करना है। किसको चूज करना है, UPPSC गोल को चूज करना है। और UPPSC गोल को चूज करने के बाद आपको क्या करना है, आप मुझे मेरे नाम से क्या कीजिएगा,
सर्च कर लीजिएगा, अनूप उपाध्याय नाम से सर्च करके आप क्या कर लेंगे, मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इस नाम से आप मुझे सर्च करके आप मुझे क्या कर लेंगे, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आपको एक अनलॉक कोड याद रखना है, जैसे कि मेरा अनलॉक कोड क्या है, अनूप 10, और इसके माध्यम से आप कोई भी क्लासेस को जो है वो पेड क्लासेस या फ्री क्लासेस जो है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है कि एनी टाइम एनीवेयर आप रिकॉर्डेड और लाइव सेशन जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से क्लास करने का। आप मल्टीपल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर आपका जारी हो सकता है, ठीक है ना। वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस का आप लाभ उठा सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल सकते हैं। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस का आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के स्टूडेंट्स के लिए जो है अनअकैडमी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर ला रहा है, जिसमें अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी फ्री देगा। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी फ्री देगा। यानी कि 1 साल की अगर आप क्लास लेते हैं तो 15 महीने की क्लास आपको मिलेगी। अगर आप 2 साल की क्लास लेते हैं तो आपको 28 महीने की क्लास मिलेगी। और ये बहुत ही इस समय फायदेमंद चल रहा है। इसके लिए कोड जो यूज करना है ANUP10 अनूप 10 का कोड प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का जो है वो प्राइस हाइक हो रहा है और कुछ ही दिन में इसके जो प्राइस हैं वो हाइक हो जाएंगे, तो इसका आप लोग फायदा उठाइए। प्राइस बढ़ने से पहले जो है वो आप लोग इसका लाभ उठाइए। और इसके लिए जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, ANUP10 अनूप 10 का कोड यूज करके आप लाभ ले सकते हैं। प्राइस जो हाइक होने वाला है दोस्तों, अभी 1 महीने की फी आपको 1400 रुपया लग रही है, लेकिन फी की वृद्धि के बाद ये 1700 रुपया हो जाएगी। 3 महीने की फी अभी जो है दोस्तों 3500 है, लेकिन बढ़ने के बाद 4250 हो जाएगा। 6 महीने की फी 5600 है, लेकिन बढ़ने के बाद 7650 हो जाएगा। 12 महीने की फी अभी 7000 है, लेकिन बढ़ने के बाद 9350 हो जाएगा। और 2 साल यानी कि 24 महीने की फी 8400 है, जो बढ़ने के बाद 13600 हो जाएगा। तो ये फी में वृद्धि हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो क्या कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसके लिए जो कोड यूज करना है वो अनूप 10 का कोड यूज करना, और कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेकर क्या कर सकते हैं कि इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है दोस्तों, इस स्कॉलरशिप टेस्ट का भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जो इनवाइट कोड आपसे मांगेगा टेस्ट के लिए, तो अनूप 10 का कोड यूज कर लीजिएगा। रैंक 1 अगर आप लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2-3 पर आपको 50% स्कॉलरशिप, रैंक 4 to 25 पर आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगा। मैक्सिमम 200 नंबर का होगा, ड्यूरेशन 120 मिनट होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.33 होगा। बैच कोर्सेज के बारे में बात करें तो ये 10 सितंबर से एक बैच स्टार्ट हुआ, जिसमें मेरी क्लासेस आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है ना, सुबह 11 बजे, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे एजुकेटर्स की जो क्लासेस है वो आप कर ही रहे हैं। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल की बात करें दोस्तों तो फरवरी से बैच स्टार्ट है ऑप्शनल का, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। 1 महीने को ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी प्रीलिम्स का एक बैच 18 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। 12 महीने की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी करने के लिए 22 सितंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फ्री मिनी कोर्स चल रहा है, जो कि 20, 21 और 22 सितंबर को चलेगा। ये एजुकेटर इनके साथ आप कर सकते हैं। एक्सपेडिशन के नाम से इंग्लिश मीडियम के लिए जो एक बैच चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ये सारे टीचर्स हैं, ठीक है। अगर आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यूपी पीएससी अपर, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल, बी और ऑप्शनल कोर्स का लाभ मिलेगा। कोड याद क्या यूज करना है, अनूप 10 का कोड यूज करना, और इस कोड के माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी की फी के बारे में बात करें दोस्तों तो अभी का जो फी वो 24 महीने का 8400 है, 12 महीने का 7000 है, 6 महीने का 5600 है, 3 महीने का 3500 है। लेकिन और जैसे ही आप कोड यूज करोगे ANUP10, आपका 24 महीने का फीस 7560, 12 महीने का 6300, 6 महीने का 5040 और 3 महीने का 3150 हो जाएगा। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी और बिहार दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी बिहार की आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। यूपी बिहार का जो घर बैठे आप तैयारी करेंगे, इसके लिए आपको यूपी बिहार के टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जिसमें 6 महीने की फीस 7960, 12 महीने का 10620 और 24 महीने का 14620 है। लेकिन जैसे ही कोड यूज करोगे आपको 10% का ऑफ मिल जाए। बक्स बॉन्टिंग, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर की क्लास में कुछ भी ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है जो कि सही नहीं है किसी भी एजुकेटर की क्लास में, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो आप इस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पे, और अनअकैडमी उस पर एक्शन ले सकता है। और यही कारण है कि अनअकैडमी पे आपको
अपशब्दों का, अश्लील शब्दों का या आलतू फालतू चीजों के ऊपर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जैसे कई जगह आप यूट्यूब पे देखते हैं ना कि आलतू फालतू शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक स्टूडेंट के नाते और एक टीचर के नाते जो है वो शब्द जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा की भी एक गरिमा होती है, उस गरिमा को बना के रखना चाहिए। एक शिक्षक की गरिमा होती है, एक छात्र की गरिमा होती है, एक छात्राओं की गरिमा होती है। क्योंकि हम भी देख रहे हैं, हमारे साथ हमारा परिवार भी देख रहा है, आपका भी परिवार देख रहा है। तो हमारी अनअकैडमी पे जो क्लासेस होती है वो इस प्रकार से क्लासेस होती है कि आप अपने परिवार, भाई बहन सबके साथ बैठ के भी क्लास अगर देखें तो आपको इससे जानकारी ही मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी पे कोई भी टीचर जो है इस प्रकार का अपशब्दों का, अश्लील शब्दों का या कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, कोई जाति सूचक शब्द, कोई धर्म से संबंधित कोई शब्द, कुछ ऐसा कुछ भी प्रयोग कर रहा है, या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, और आपका कंप्लेन अगर सही होता है तो अनअकैडमी आपको प्राइज भी देगा, और यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं दोस्तों आपके अनअकैडमी पे, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि मेरी रात को 9 बजे इस समय इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास आ रही है, ठीक है। तो इस पे आप लोग लाभ उठाइए, और इस लाभ को उठाते हुए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिए। चलें आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े जाए। इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग सेशन को। अगला टॉपिक जो है दोस्तों, ये टॉपिक है आपका डाउन टू अर्थ। कौन कौन इस समय लाइन पर, एक बार बता दीजिए मुझे, कौन कौन इस समय। तो डाउन टू अर्थ से ये टॉपिक है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना। प्रदीप, सोन, प्रीति, पोयम, अमरजीत, आलोक, अतुल, अंजलि, दीपू, अनिल राज, आकांक्षा, है ना। क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है, सभी क्लासेस देख रहे हैं। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी क्लासेस को शेयर कीजिए। देखिए कई सारी करंट में ऐसा, मुकुल, कई सारे ऐसे, प्रशांत, ठीक है ना, सुषमा, कई सारे ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, जो कि क्या होते हैं कि जरूरी नहीं कि आप किसी एग्जाम में बैठे तो ही एक टॉपिक, ठीक है ना, बहुत सारे जो हैं वो जानकारी प्रद टॉपिक होते हैं, है ना, तो करना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। चले अगला टॉपिक है। अब अगला टॉपिक क्या है, सनस्क्रीन क्रीम के बारे में आप जानते होंगे, लड़कियां इसका प्रयोग भी करती हैं। पहले गाना आता था कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, है ना। ये गाना तब बना था जब ये कहा जाता था कि भैया धूप में अगर तुम निकलोगी तो आपका रंग जो है वो काला पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों के लिए चिंता की बात, महिलाओं के लिए चिंता की बात, है ना। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर अन्वेषण किया गया, रिसर्च किया गया, और रिसर्च करने के बाद क्या हुआ कि एक कोटिंग की व्यवस्था की गई। और वो कोटिंग क्या था, ये क्रीम चेहरे पे अगर लगा दोगे तो क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें हैं जो कि चेहरे को काला कर देती हैं वो काला नहीं करेंगे, है ना। और भैया बना क्या, सन स्क्रीन क्रीम। अब ये जो सन स्क्रीन क्रीम का जो प्रयोग करती है खासकर महिलाएं, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्रदूषण फैलाने में जो है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का योगदान ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों है, तो भैया जो मैं बार बार कहता हूं, जो ये क्रीम, डेंटिंग, पेंटिंग, ये पेंट वो पेंट का प्रयोग जो करते हैं ना, उससे क्या होता है, आपने प्रयोग तो कर लिया, और प्रयोग करने के बाद आप क्या करते हो, उसको धुलते हो। तो धुलते जो है तो आपके घर के जो नालियां हैं, या जो पानी आपका जो बह के जो जा रहा है, और जो भी आपका पानी भाई जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी जलीय निकाय में जाएगा ही, वाटर बॉडीज में ही जाएगा, तालाब में जाएगा, नदी में जाएगा, इस जगह पे जाएगा, और वहां जो भी जल में रहने वाले जो जीव हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है ना। जो जलीय पौधे हैं, जलीय जीव हैं, उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है, ठीक है। तो इसी को लेकर जो है अमेरिका में जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब देखिए ये जो क्रीम है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, आपके गांव में, हमारे गांव में, शहरों में लगाया जाता है। महिलाएं तो हर जगह सस्ती संवरती हैं, ठीक है। लेकिन आवाज किसने उठाया, आवाज उठाया है अमेरिका के एक्टिविस्टों ने। क्या आवाज उठाया है, आइए बात करते हैं, और क्या क्या इसके नुकसान है उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यूएस एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन डिमांड एफडीए रिक्लासिफाई टॉक्सिक 3O's यूज इन सनस्क्रीन। तो जो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता है कहाँ के, अमेरिका के, इन्होंने कहा कि जो सनस्क्रीन के अंतर्गत प्रयुक्त जो विषाक्त है
इस विषाक्त को इन्होंने कहा 3OS। ये 3OS क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि ये जो विषाक्त है, इस विषाक्त के बारे में क्या करें कि क्लासिफाई करें, फिर से वर्गीकृत करें कि ये क्या क्या विषाक्त है। अमेरिका की खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने सनस्क्रीन में इस्तेमाल होने वाली जो जहरीले 3OS है उसके ऊपर जो है बात की है। और ये जहरीले 3OS क्या है, तो ये है आपका ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनॉक्सेट और ऑक्टोक्रिलीन। ये 3 आपके OS है, ठीक है ना। और ये कहा है कि इसके बारे में वर्गीकरण किया जाए, इसको क्लासिफाई किया जाए, ठीक है ना। ये बताया जाए कि ये जो रसायन का यूज किया जा रहा है, ये रसायन कितने ज्यादा सेफ हैं, ठीक है ना। तो याचिकाकर्ताओं की मांग क्या है, याचिकाकर्ताओं की मांग है कि ये जो केमिकल यानी कि जो रसायन है, ये नॉट जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ एंड इफेक्टिव, यानी कि ग्रेस श्रेणी 2 के अंतर्गत जो स्थानांतरित है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ एक देवी जी हैं, मोहतरमा जी हैं, वो क्या कर रही हैं, हाथों में इनके सनस्क्रीन क्रीम और ये चेहरे पे लगा रही हैं कि सूर्य देवता इन्हें किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचा पाए, ठीक है ना। अब ये जो क्रीम लगा रहे होंगे तो इनको ध्यान नहीं होगा कि इसके अंदर क्या है, 3O's हैं। क्या है, 3O's हैं। और ये लगाने के बाद जब अपने चेहरे को जब धुलेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि भैया तुम तो निखर जाओगी, तुम पे सूर्य देवता का प्रभाव नहीं होगा, तुम एकदम गोरी चिट्टी ही रहोगी, लेकिन पर्यावरण पे इसके कुछ ना कुछ तो दुष्प्रभाव पड़ने ही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विषाक्त 3OS क्या है, तो हमने कहा कि जो विषाक्त 3OS है जिसमें हमने ऑक्सीबेंजोन, जिसको कि OBZ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ऑक्सीबेंजोन, ठीक है। उसके अलावा एओबेंजोन और ऑक्टोक्रिलीन और ऑक्टोनॉक्सेट एक प्रकार का क्या है, ये अल्ट्रा वायलेट फिल्टर। अच्छा, ये जो सनस्क्रीन लगाया जाता है, सनस्क्रीन के पीछे कारण क्या होता है कि सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होंगी, ये किरणें क्या होंगी, स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़के भी कहें कि सर हम भी आज से सनस्क्रीन लगाएंगे, क्या भरोसा हमारा भी अल्ट्रा वायलेट रेस से हमारी स्किन कहीं खराब होगी, तो फिर कल से हमको कोई देखेगा नहीं, है ना। तो फिर कल से कोई देखेगा नहीं तो शादी ब्याह कैसे होगा सर, लड़की तो छोड़ छाड़ के भाग जाएगी, है ना। रंजीत कुमार यादव स्वागत, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो क्रीम है आपका, कौन कौन सा, ये क्रीम के अंदर जो आपका पाया जाता है क्या, ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन और ऑक्टोक्रिलीन और क्या है, ऑक्टीनॉक्सेट। ये क्या है, एक प्रकार का अल्ट्रा वायलेट फिल्टर है जिन्हें प्राय रासायनिक सनस्क्रीन में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये जो अल्ट्रा वायलेट फिल्टर है, ये क्या करता है, सीवेज डिस्चार्ज सहित विभिन्न मानव जनित स्रोतों के माध्यम से क्या करता है, पर्यावरण में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। अब इससे चिंता क्या है, चिंता ये है कि जो ये 3OS है जिसके बारे में हम चर्चा काफी देर से कर रहे हैं, ये सभी स्क्रीन के 2/3 से अधिक मौजूद सक्रिय तत्व हैं और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुद्रिक जीवन और प्रवाल भित्तियों के लिए जो है वो खतरा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। मतलब कि आप अपने चमकने के लिए दूसरे को मार दो। सनस्क्रीन के अंदर जो मौजूद है आपका ऑक्ट्रीक्रिलीन, बेंजाफेनिन, ठीक है ना। इसको अगर हम बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहले हम देखें बेंजाफेनिन, तो ये एक कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर कारक पदार्थ है जो प्रमुख हार्मोन्स और प्रजनन अंगों को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब इसको जान जाने के बाद कई सारे लोग जो है वो सनस्क्रीन जो है वो लगाना बंद। अब देखो सनस्क्रीन लगाने के बाद क्या होता है, चेहरा चमकने लगता है, कितना भी डल चेहरा रहे ना तो चेहरे पे से लाइट आने लगता है, समझ रहे हो। कितना भी डल चेहरा तो उसमें क्या है, ब्राइटनेस निकलने लगता है, यानी कि जो लाइट आपके चेहरे पे पड़ रही है वो लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। काफी हीरो हीरोइन को देखते होंगे ना, बहुत सारे हीरो हीरोइन को प्रयोग किया जाता है, और खासकर लड़कियां जब धूप में जाती हैं तो इसको क्रीम को यूज करती हैं, है ना। तो आप देखते हो कह यार इसका चेहरा तो बड़ा ग्लो कर रहा है, इसका चेहरा तो बड़ा चमक रहा है। तो क्यों चमक रहा है, क्योंकि उसने क्या लगाया है, ये क्रीम। अब इसके अंदर जो क्रीम के अंदर जो तत्व हो क्या करते हैं, आपकी स्किन के साथ मिल रहे हैं और स्किन के साथ मिलने के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या है, कैंसर का जो है वो, ठीक है ना, तो कैंसर किया कर सकते हैं। और साथ में ही जो रिप्रोडक्टिव अंग है, जो प्रजनन अंग है, उसको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब ये जो आपका सनस्क्रीन का मान लीजिए कुछ इसी टाइप से आपका होता है ट्यूब, तो इसके अंदर जो है सेफ मिनरल्स क्या है, तो जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, और टॉक्सिक्स में क्या है, तो ऑक्सीबेंजोन है, ऑक्टीनॉक्सेट है, और होमोसेलेट है, और ऑक्टोक्रिलीन है,
ठीक है ना। तो ये पूरा आपका सनस्क्रीन टॉक्सिक रेटिंग है, और ये जो आपका लिया गया है इसमें क्या लिखा है, से यस टू मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स रिफ्लेक्ट अल्ट्रा वॉयलेट रेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द बर्निंग एंड एजिंग रेज, दे रब इन shear and are immediately effective because minerals are not absorbed, they are safe and gentle to sensitive skin। ठीक है, तो जो मिनरल्स है आपके जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये क्या है, इससे आपका जो है वो सेफ रहेगा। लेकिन जो ये केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं, ठीक है ना, ये जहरीले जो आपके रसायन हैं, ये क्या करते हैं कि ये, अब इसमें क्या देखिए लिखा है, इसको पढ़िए, केमिकल सनस्क्रीन डिस्पर्स अल्ट्रावायलेट रेज थ्रू द बॉडी एंड नीड्स 20 मिनट टू बिकम इफेक्टिव। They are absorbed into the skin and the bloodstream, where they have been linked to health issues from the allergies to the infertility. They have been tied to the destruction of the coral reefs। ठीक है, अब क्या है कि एक तो मान लो कि आप धुलने उलने के बाद जो है इसका अलग दिक्कत है, लेकिन इसके अलावा जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है कि जैसे ही आप ये सनस्क्रीन लगाते हो, खासकर लड़कियां लगाती हैं, ध्यान रखिएगा, सनस्क्रीन फेंक दीजिए। ईश्वर ने जैसा आपका बनाया है, ईश्वर की आप सबसे सुंदर कृति हो, समझ रही हो महिलाओं, है ना, ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हो, ये सब खर्चा उर्चा मत कीजिए। 700 800 1000 रुपया का आप लोग क्रीम लगा लेती हैं, ठीक है, उसके बाद पता चलता है कि आपको अरे यहाँ तो एलर्जी हो गया, यहाँ तो मुंह लाल हो गया, पीला हो गया, है ना, ये हो गया वो हो गया, डॉक्टर के पास, उसके बाद स्किन के डॉक्टर के पास दौड़ने लगोगी। अब जैसे ही ये क्रीम आप लगाते हो, ये क्रीम क्या करता है, आपके स्किन के साथ जो है वो रिएक्शन शुरू करता है, और आपकी जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से क्या करता है, ये चेहरे के अंदर, स्किन के अंदर जाता है और ब्लड के साथ मिल जाता है, और फिर उसके बाद क्या शुरू करता है, कैंसर की बीमारी शुरू करता है। ठीक है, ये तो आपको नुकसान हुआ। दूसरा क्या करता है, प्रजनन क्षमता को खत्म कर देगा, ठीक है ना, तो ज्यादा लगाने उगाने से ये भी दिक्कत है। और उसके बाद जब धुल दोगे तो क्या होगा कि जो घर के सीवर से और यहां से जाके नदियों में और समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने लगा। ठीक है, चलिए, काफी सारे यहाँ पुरुष जो है वो खुश हो जाएंगे, खासकर शादीशुदा पुरुष जो है वो खुश हो जाएंगे कि सर आपने तो हमारा महीने का जो 1000 1500 का खर्चा है वो बचाने का अच्छा संदेश दे दिया। ठीक है, अब ये जो 3OS है वो मानव कोशिका को क्या करते हैं, क्षति करते हैं, जो कैंसर एलर्जी हेतु क्या है उत्तरदायी हैं, और हार्मोन को भी असंतुलित करते हैं, जिससे कि दुग्ध कोशिका, अब समझिएगा, महिलाओं के अंदर जो दुग्ध कोशिका होती है, ठीक है ना, उसको प्रभावित करते हैं, रक्त को प्रभावित करते हैं, और साथ में मूत्र को प्रभावित करते हैं, यानी कि यूरिन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, और आपके जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, दुग्ध का स्त्राव करते हैं, ठीक है ना, उनको भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है ना, इसके अलावा जो ऑक्सियल बेंजोन है जो कि इसके अंतर्गत होता है, ये जब आपके जल में जाता है और जल के माध्यम से, नालियों के माध्यम से नदी में, नदी के माध्यम से सागर में, तो यहाँ जो सागरों के अंदर जो कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, प्रवाल भित्ति जो पाए जाते हैं, उनके ऊपर भी नुकसान देता है। ठीक है ना, यह जो आपका केमिकल है, ये अपशिष्ट जल अपवाह के माध्यम से जल के स्रोतों को दूषित करता है, और मानवीय जो स्वास्थ्य है उनके ऊपर भी जो है वो नुकसान करता है। ठीक है ना, इसके अलावा जोम्बी कोरल के लिए, तो जोम्बी कोरल का तात्पर्य है कोरल या मूंगा की स्थिति जिसमें स्वस्थ दिखता है लेकिन प्रजनन करने में जो है वो असमर्थ होता है। रंजीत कुमार यादव लिख रहे हैं कि मेरे गांव में एक लड़की लगाई थी, अब ये 3 ईयर से वो काली होगा, और 3000 रुपए का क्रीम लगाई अपने पापा से रो के। भाई काला भी तो रंग होता है, रंग है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला न्यूज है वो आपका है टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ न्यूज है KVIC लॉन्चेस स्पिन पोट्री क्लस्टर टू मार्क पीएम्स बर्थडे। तो अभी 17 तारीख को आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है ना, 17 सितंबर को विश्वकर्मा भगवान का पूजा भी था और प्रधानमंत्री का जन्मदिन था। अब इसको कोई मजाक में नहीं लेगा, लेकिन मैंने देखा कि फेसबुक पे लिखा था कि आज विश्वकर्मा और विनाशकर्मा दोनों दिवस है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह रहे, मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको बेरोजगार दिवस, कुछ लोगों ने कुछ दिवस, कुछ लोगों ने कुछ दिवस मनाया। ठीक है, लेकिन एक मजबूत हमारे नेतृत्व करता है, तो उनका जन्मदिन था, तो उनके जन्मदिन में जो है वो खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने जो है कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन नामक योजना की शुरुआत की। तो ये स्पिन योजना का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, जिससे कि भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। अब हम बात करें खादी और ग्राम उद्योग के बारे में, तो खादी और ग्राम उद्योग के बारे में हम बात करें तो क्या है ये, तो खादी और ग्राम उद्योग जो है
ठीक है ना। ये खादी और आप इधर कमेंट वमेंट आने लग रहा है तो हम पढ़ने लग रहे हैं कि भैया क्या कमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, और ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है उसके अधीन ये काम करता है। 2017-18 में इसने हनी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और हाल ही में इसने राजस्थान के उदयपुर के निचला मांडव गांव में सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरु उद्यान, जिसका नाम क्या है, बोल्ड नामक योजना की भी शुरुआत की थी। बोल्ड योजना के बारे में हमने बात भी की, आपके साथ कई बार चर्चा की है। स्पिन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो स्पिन के तहत क्या किया गया है कि जो खादी ग्राम उद्योग है वो क्या कर रहा है कि कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए, रोजगार से संबंधित गतिविधियों में उनकी संलग्नता को बढ़ाने के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, इस योजना की शुरुआत कर रहा है, जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो स्थानीय कुम्हार हैं उनका सतत विकास हो, और साथ में ही वो क्या करें, नौकरी अगर नहीं मिल रहा है तो अपने से रोजगार जो है सृजित करें, यानी कि कुल है कि हर हाथ काम हो, सभी के पास काम हो, कोई बेरोजगार ना हो, ठीक है ना। तो जो प्रधानमंत्री का सपना था कि हर हाथ हुनर है, तो हर हाथ, जिसके हाथ हुनर है वो हुनर क्या करे कि अपने लिए आय सृजित कर ले, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं, ये मत बोलना कि सर प्रधानमंत्री तो कहते थे कि, देखिए उसको सकारात्मक रूप से लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आपके पास हुनर है तो इसका मतलब नहीं कि आप सरकारी नौकरी के पीछे, तो ये मत कहना कि सर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर सदियों ब्याह नहीं होगा, ठीक है। सरकारी नौकरी रहता है तो घर वाले जो है अपनी बेटी का शादी हाथ देते हैं। प्राइवेट में तो आप लाखों रुपया कमाए कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कोई पूछता ही नहीं। तो सरकारी नौकरी तो है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा सोचो, है ना। प्रधानमंत्री सीधे कहते हैं शादी ब्याह में क्या रखा हुआ है, अगर आपके हाथ में हुनर है तो अपने हाथ से ही क्या कीजिए, काम चलाइए, है ना, रोजगार सृजित कीजिए। अगर आपके हाथ में हुनर है पकौड़े तलने का तो पकौड़े तलिए, छोले बनाइए, जो भी काम करना है कीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो स्पिन योजना है इसमें क्या कहा गया है कि हर हाथ हुनर, यानी कि हर हाथ हुनर है तो उस हुनर का प्रयोग कीजिए और अपने लिए रोजगार सृजित कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए, और इनके लिए क्या किया जाए, मार्केट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है ना। ये जो योजना है, ये योजना जो है नो सब्सिडी योजना, इसमें किसी भी प्रकार की सब्सिडी नहीं होगी। और ये खादी ग्राम उद्योग जो है ये कुम्हारों को प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना के तहत बैंक ऋण प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा, जिसपे कि राजकोषीय के ऊपर कोई वित्त, इसमें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा बैंक योजना, जिसमें शिशु योजना थी, जिसमें कि आपको लोन मिल सकता है, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, आप बैंक से लोन लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, अपना जो भी आय का मार्ग शुरू कीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि सरकार के ऊपर कोई ऋण भार भी नहीं होगा, सरकार भी अपना टेंशन फ्री रहेगा। लाभार्थी आसान किस्तों में ऋण का भुगतान कर सकते हैं। यह सरकारी सब्सिडी पर उनकी निर्भरता को कम कर सकता है और साथ में ही कुम्हारों को जो है आत्मनिर्भर बनाएगा। अब इससे संबंधित और कौन कौन सी योजना है कुम्हारों के लिए, तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना, टेराकोटा ग्राइंडर योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसका हमने नाम ले लिया, तो उसके बारे में भी हम बात करें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है। तो इसे सरकार के 2015 द्वारा 2015 में गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। और इस योजना के तहत ऋण संपार्श्विक मुक्त ये योजना, इसके तहत लाभार्थियां जो है वो सूक्ष्म इकाई के विकास और वित्त पोषण आवश्यकताओं के अनुसार 3 उत्पाद बनाए गए हैं, जिसमें शिशु, किशोर और तरुण योजना जो है इसके अंतर्गत शामिल है। शिशु के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के ऋण को कवर किया जाएगा, किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण जो है कवर किया जाएगा, और तरुण में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के रुपए तक के ऋण को कवर करने की बात की गई है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग करंट अफेयर्स एमसीक्यू पे। क्लियर है ना। तैयार है सभी लोग। अरे अभी एमसीक्यू है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो करंट अफेयर्स एमसीक्यू पे हैं, तो सबसे पहला है, द फाइव आईज एक खुफिया गठबंधन है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। इसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी, है ना? नया प्रश्न तो नहीं, कल हमने इस पर चर्चा की थी, फाइव आईज के ऊपर, याद है? ठीक है ना? तो आपको बताना है कि कौन से देश जो हैं द फाइव आईज एक खुफिया जो गठबंधन, इसमें से कौन सा देश इसके अंतर्गत शामिल है? बता सकते हैं आप? चलिए, तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कोरिया को क्या कर रहा है कि फाइव आईज के अंतर्गत जो है वो शामिल करने के लिए आमंत्रित करना चाहता है। कल हम लोग इस पे चर्चा भी कर रहे थे, ठीक है ना? रंजीत, मुकुल, सुषमा, ठीक है, कल हम लोग इसमें चर्चा किया। अमेरिकी सीनेट ने दक्षिण कोरिया, जापान, भारत और जर्मनी समेत 4 देशों को इसमें जोड़ने की जो प्रस्ताव है, तो द फाइव आईज जो है ये खुफिया साझाकरण गठबंधन है जिसमें यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। फाइव आइज की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के कोड ब्रेकर के बीच अनौपचारिक बैठकों में देखी जा सकती है। यह शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की निगरानी और वर्गीकृत खुफिया जानकारी साझा करने के लिए तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। इसे दुनिया का सबसे सफल खुफिया गठबंधन के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आमतौर पर भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है। भारत में कोकिंग कोल गैर कोकिंग कोयल की तुलना में कुल कोयला संसाधनों पर हावी। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या है? भारत में कुल लिग्नाइट भंडार में 90% दक्षिण राज्य तमिलनाडु में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी ज्वाइन करें। अंजलि, प्रदीप, सुषमा, मुकुल, अतुल। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा दूसरा का बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। यहाँ प्रदीप के उत्तर मुझे सही दिख रहा है। ठीक है, तो बी आपका राइट है। तो भारत ने हाल ही में उच्च राख वाले भारतीय कोयलों में मेथनॉल में बदलने के लिए जो है एक स्वदेशी तकनीक को विकसित किया है और हैदराबाद में अपना पहला पायलट प्लांट जो स्थापित किया है। और यह तकनीक देश को स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में काम करेगा और परिवहन ईंधन पेट्रोल के साथ मिश्रण के रूप में मेथनॉल के उपयोग को बढ़ावा देगा और इस प्रकार कच्चे तेल के आयात को कम करेगा। भारतीय कोयला भारत में कोयला सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन है और देश की ऊर्जा की जरूरत का लगभग 55% जो है हम कोयला के माध्यम से पूरा करते हैं। देश की औद्योगिक विरासत स्वदेशी कोयले पर बनी है। भारत में कोयला के मोटे तौर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, कुकिंग कोल और नॉन कुकिंग कोल। ठीक है ना, जो कि कोयला संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कोकिंग कोल, जिसमें प्राइम, मीडियम और सेमी कोकिंग का भंडार लगभग 35,004 मिलियन टन है और नॉन कोकिंग कोल का जो भंडार है वह 3,09,017 मिलियन टन है। 17 प्रमुख कोयला क्षेत्रों में फैले कठोर कोयला के भंडार मुख्य रूप से देश के पूर्वी और दक्षिण मध्य भाग तक सीमित है। लिग्नाइट का भंडार लगभग 36 बिलियन टन के स्तर पर, जिसमें 90% जो है वो केवल तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न, ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न है। ठीक है ना, एक सप्ताह के अंतर्गत जो घटनाएं घटी निम्नलिखित पे आपको बात करना है। ये अभी हम लोगों ने बात किया था, आज का हम लोगों ने जो टॉपिक चर्चा किया था, ठीक है, उस पे है। गुप्तों ने सबसे पहले संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश में दशावतार मंदिर गुप्त काल के दौरान निर्मित संरचनात्मक मंदिर में से एक है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। आंसर देखिए क्या होगा सबको। चलिए फिर भी बता दीजिए।
ठीक है, सभी को आंसर देखिए गया था। तो सी जो है राइट आंसर है। अभी हम लोगों ने चर्चा भी की कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक गांव में गुप्त काल की 5वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की है। और मंदिर की सीढ़ियों पर शंख लिपि शिलालेख था, जिन्हें पुरातत्वविदों ने गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम की उपाधि श्री महेंद्र दित्य कहते हुए जो है वो गुण किया है। एएसआई के अनुसार सीढ़ियां गुप्त काल के दौरान निर्मित एक संरचनात्मक मंदिर की ओर ले जाती। यह खोज महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गुप्त युग से अब तक केवल दो अन्य संरचना, एक दशावतार तार मंदिर आपका देवगढ़ में है और दूसरा भीतरगांव मंदिर कानपुर देहात में है। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी। 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने उत्तर मध्य भारत के 40 वर्षों तक शासन किया और गुप्तों ने सबसे पहले संरचनात्मक मंदिर का निर्माण किया जो प्राचीन रॉक कट मंदिर से अलग थे। अगला प्रश्न है, इस पर भी हमने चर्चा की थी, है ना। शंख लिपि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह शंख की तरह दिखने वाले ब्राह्मी व्युत्पन्न माने जाने वाले अलंकृत सर्पिल वर्णों का वर्णन करने के लिए विद्वानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। वे पूरे उत्तर मध्य भारत के शिलालेखों में पाए जाते हैं और 4वीं और 8वीं शताब्दी के बीच के हैं। शंख लिपि और ब्राह्मी दोनों ही शैलीबद्ध लिपियां हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से नाम और हस्ताक्षर के लिए किया जाता है। आपको बताना राइट आंसर क्या। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा की। शंख लिपि के बारे में बताना है कि राइट आंसर क्या है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ आपके सही हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके सही हैं। तो शंख लिपि या सेल स्क्रिप्ट अभी हमने बात की थी, जिसका उपयोग अलंकृत सर्पिल वर्णों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिन्हें ब्राह्मी उत्पन्न माना जाता है, जो शंख या शंख की तरह दिखते हैं। ये उत्तर मध्य भारत के मंदिर में खंभों, स्तंभ और चट्टानों की सतह पर पाए जाते हैं और ये 4वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच है। शंख लिपि और ब्राह्मी दोनों ही शैलीबद्ध लिपियां हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से हस्ताक्षर के लिए किया जाता है और नाम के लिए किया जाता है। शिलालेखों में वर्णों एक छोटी संख्या होती है जो एक सुझाव देती है कि शैल शिलालेख नाम या शुभ प्रतीक दोनों का संयोजन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बराक नदी बांग्लादेश की सुरमा मेघना नदी प्रणाली की प्रमुख नदियों में से एक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पहले यह भारत में निम्नलिखित किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है ना, बराक नदी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मणिपुर, मिजोरम, आसाम या त्रिपुरा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। बराक नदी से संबंधित ये प्रश्न है, आपको बताना है राइट आंसर क्या है। शून, सुषमा, प्रदीप, अमरजीत, प्रीति, पूर्ण। सूर्य वर्मा, अमरजीत सिंह। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। बराक नदी जो है वो दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है और ये सुरमा मेघना नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। यह मणिपुर राज्य के पहाड़ी देश से निकलती है और यहाँ पहाड़ी देशों की नदियों में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण है। मणिपुर के बाद मिजोरम राज्य और असम में बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के ठीक बाद समाप्त होती है, जहां सुरमा और कुशियारा नदियां जो है वो शुरू होती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए अथिकराय, श्रीहति और भेजरी क्या है। अथिकराय, श्रीहति और भेजरी क्या है। आसाम का पारंपरिक हस्तशिल्प, लक्षद्वीप
द्वीप समूह के स्थानिक पौधों की प्रजातियां, चावल की लोक किस्में या सुंदरबन में मछली की प्रजातियां। ठीक है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। हाल ही में समाचारों में देखे गए अधिकराय, श्रीहति और भेजड़ी क्या है? अमरजीत, अंजलि, श्रोवी के सब ए कह रहे हैं और सबके उत्तर जो है वो गलत है। दोस्तों सी जो है राइट आंसर है। ये आपका चावल की लोक किस्में हैं, अधिकराय, श्रीहति, भेजरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है ना। ये जो आपका हथिकराय है, ये भारतीय चावल की लोक किस्में की जांच जो है वो कुपोषित माताओं में महत्वपूर्ण फैटी एसिड की पोषण संबंधी मांग को पूरा करने के लिए है। जो महिलाएं यानी कि जो माताएं स्तनपान कराती हैं, ठीक है ना, उनको क्या है कि लोक चिकित्सा के माध्यम से एथिकराय जो ये है, इससे क्या होगा कि महिलाओं के अंदर जो है वो दुग्ध उत्पादन जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और इसमें एथिकराय, दूधसर, कयामी, नीलम संबा, श्रीहति, महाराजी और भेजरी जो है, ये चावल की किस्में हैं जिस किस्मों को यह माना जाता है कि इसमें फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और माताओं के दुग्ध उत्पादन में, जो माताएं स्तनपान कराती हैं, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा केला, दूधे बोल्टा, भूतमूरी, ये जो चावल की प्रजाति है ये आयरन से भरपूर होते हैं और एनीमिया के इलाज के लिए जो है माताओं के आहार में शामिल किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत की 7 चावल की किस्में हैं, जैसे कि मेघालय की लकान, चिंगफोरे, मनुई, खोब, खामेई, केमेन्या, केपयू, वेनम, थेकरूला, कोयजंग। ये चावल के पौधों में पत्ती और गर्दन विस्फोट रोग, जैसे गर्दन में जो घोंघा होता है उनके लिए सही है। चावल में विभिन्न प्रकार के फैटी एसिड, विटामिन, खनिज, स्टार्च और थोड़ी मात्रा में जो है वो प्रोटीन है। ठीक है ना। चावल की किस्में विपणन सूत्र खाद्य पदार्थ की तुलना में अधिक लागत प्रभावी और विश्वसनीय सकती हैं। यह उपज वाले शंकरों ने देशी चावल की किस्मों को बाहर कर दिया। इसमें कई किस्में जो हैं वो लिंड्रेस कहा जाता है, जो कि भारत में अब ये जो चावल की जो किस्में हैं वो विलुप्ति के कगार में है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे चावल के नाम आप लोगों ने, मुझे लगता है कि पहली बार सुने होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेके एक बार मुझे बता दीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये चावल की किस्में, अब देखिए उत्तर प्रदेश आयोग अगर इस पे प्रश्न पूछे तो ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं, है ना। ठीक है। तो ये चावल की किस्में, ठीक है। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश जो है वो संघाई सहयोग संगठन का जो है वो सदस्य नहीं है। एक बार ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। अजरबैजान जो है वो राइट आंसर है। तो संघाई सहयोग संगठन क्या है? ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है और औपचारिक रूप से इस संगठन की स्थापना करने वाले संघाई सहयोग संगठन चार्टर पर जून 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और 19 सितंबर 2003 को ये लागू हुए हैं। इसके सदस्य चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। राज्य परिषद के प्रमुख एससीओ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, ये वर्ष में एक बार मिलती है और संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय और दिशा निर्देश अपनाती है। यह आतंकवाद, अन्य बाहरी खतरों के खिलाफ सहयोग, समन्वय को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सदस्यों के बीच सैन्य अभ्यास की नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। संघाई सहयोग संगठन भौगोलिक कवरेज और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जो यूरोशियन महाद्वीप में, ठीक है ना, मानव आबादी के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। अगला प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम। इस पर कल हम लोगों ने चर्चा की थी, आपको याद होगा, कल करंट अफेयर्स पे हम लोगों ने चर्चा की थी वन अधिकार अधिनियम। तो वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वन में रहने वाले समुदायों को लघु वनोपजोग का स्वामित्व अधिकार देता है। अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकारों के निर्धारण के लिए प्रक्रिया शुरू करने
और अधिकार राज्य सरकारों के पास है। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, आप लोग को याद होगा। ठीक है, शेयर भी करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वन में रहने वाले आदिवासी समुदाय और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों का मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों के लिए विभिन्न जरूरतों पर निर्भर होते हैं। अधिनियम के उद्देश्यों के बारे में अगर हम बात करें, तो वनवासी समुदाय के साथ ऐतिहासिक अन्याय को पूर्ववत करने के लिए वनवासी, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों की भूमि का कार्यकाल, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही टिकाऊ उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के रख रखाव के लिए वन अधिकार धारकों पर जिम्मेदारियों और अधिकार को शामिल करके वनों के संरक्षण को और शासन को क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, अधिनियम जो है वो निम्नलिखित अधिकारों को प्रचार करता है। सबसे पहला मालिकाना हक यानी कि स्वामित्व की बात करें तो 13 दिसंबर 2005 को आदिवासियों या वनवासियों के द्वारा खेती की जा रही भूमि पर अधिकतम 4 हेक्टेयर के अधीन स्वामित्व केवल उसी भूमि के लिए है। दूसरा, जो वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा उस तिथि को खेती की जा रही है, ये सारा चीज है। इसके अलावा उपयोग के अधिकार, तो लघु वन उपज, चराई क्षेत्रों के लिए, पशुचारण मार्गों आदि के लिए राहत और विकास अधिकार, अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास के लिए। ठीक है, वन प्रबंधन अधिकार, वनों और वन्य जीव की रक्षा के लिए। अधिनियम की धारा 6(1) में प्रावधान है कि ग्राम सभा ग्राम प्रारंभ में एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें सिफारिश की जाएगी कि किसके अधिकारों को किन संसाधनों की मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है ना, और इस संकल्प को तब उपमंडल के स्तर पर और बाद में जिला स्तर पर जांचा और अनुमोदित किया जाएगा। जो स्क्रीनिंग यानी कि जांच समिति होगी, इसमें 3 सरकारी अधिकारी होंगे, एक आपका वन, दूसरा राजस्व और तीसरा आदिवासी कल्याण विभाग से। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 17 सितंबर, 12 मार्च या 25 अगस्त? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन, वर्ल्ड पेशेंट डे सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 17 सितंबर, 12 मार्च या 25 अगस्त? ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा 17 सितंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। 17 सितंबर जो है आपका राइट आंसर है। तो रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इन दिन का मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा, जन जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल का जो भी नुकसान है उसे कम करने और वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। अगला, निम्नलिखित किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया? बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु? आपको बताना राइट आंसर क्या है। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया? बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु?
तो दोस्तों जिन्होंने कहा पश्चिम बंगाल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। फरवरी 2017 में प्रभार संभालने वाले दत्त पश्चिम बंगाल के चौथे महाधिवक्ता हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के शासन के दौरान पद से इस्तीफा दिया है। तृणमूल कांग्रेस के 2011 में सत्ता में आने के बाद से सबसे पहले अगर हम बात करें तो अनिंद मित्रा महाधिवक्ता का पदभार ग्रहण किया था, बाद में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की? उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली और पंजाब। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की? उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली या पंजाब? उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली और पंजाब। मुकुल, सुविज्ञ। तो दोस्तों जिन्होंने कहा उत्तराखंड यानी कि ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है और लोगों से अपील की है कि वो अपने आसपास के जिन मंदिरों में उनका विशेष लगाव, उनके साथ अपनी सेल्फी लेकर पोस्ट करें और उसके साथ इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम जो है वो किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी, याशीन मर्चेंट या पंकज अडवाणी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी, याशीन मर्चेंट या पंकज अडवाणी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, पंकज अडवाणी। और भारत के शीर्ष स्नूकर बिलियर्ड्स पंकज अडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब से अपने नाम किया है। और अडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत हासिल की और जीत के साथ स्नूकर बिलियर्ड दोनों में उनके एशियाई खिताबों की संख्या 11 हो गई। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टी20 विश्व कप के बाद निम्न में से किस फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? टी20 फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, आपको पता है कि अभी हाल ही में विराट कोहली ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है, मतलब छोड़ने की, माफ कीजिएगा, संन्यास नहीं, एक फॉर्मेट छोड़ने की, कि इस फॉर्मेट में अब वो कप्तानी नहीं करेंगे। आपको बताना है कि किस फॉर्मेट से, टी20, टेस्ट क्रिकेट, वनडे या इनमें से कोई। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा टी20 वो सभी के उत्तर जो है सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? 5.2%, 6.2%, 7.2% या 8.2%? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया? 5.2, 6.2, 7.2 या 8.2? दोस्तों जिन्होंने कहा सी यानी कि 7.2%, वो सभी के जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? इटली, नेपाल, चीन या रूस? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? इटली, नेपाल, चीन या रूस?
तो दोस्तों जिन्होंने कहा इटली, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए इटली के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है। भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के बीच में यह समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न है, गुजरात में पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली? 12, 10, 20 या 24? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली? दोस्तों जिन्होंने कहा 24 यानी कि डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और 24 मंत्रियों ने शपथ ली। और आचार्य देवव्रत जो कि गवर्नर हैं, उन्होंने 10 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का शपथ दिलाई है। और भूपेंद्र पटेल जो है वो 17वें सीएम के तौर पर इन्होंने शपथ ली। तो दोस्तों ये रहा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आज का करंट अफेयर्स का सेशन? जरूर अपने विचार दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और अभी तक आपने अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और क्लास कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का आपको लाभ मिल सके। तो दोस्तों हमारी मुलाकात होगी अब अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए और सफलता के लिए मेहनत करते रहिए। और जो मेहनत का फल है वो काफी स्वादिष्ट होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।